प्रिय विद्यार्थियों, और आप कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने वीडियो क्लासेस के माध्यम से जो भी टॉपिक्स पर चर्चा की है, जो भी स्टडी की है, तो उन टॉपिक्स पर आधारित आज कुछ न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की वैल्यू बहुत है। परीक्षा की दृष्टि से भी, परीक्षा में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं उन टॉपिक्स पर जिनका हमने अभी तक स्टडी की है। आप लोग जानते हो कि अभी तक आप लोग किन किन टॉपिक्स पर स्टडी कर चुके हैं। वैद्युत आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, कूलॉम्स लॉ, आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में कुछ पॉइंट्स पर, कुछ टॉपिक्स पर वैद्युत जो न्यूमेरिकल्स हम क्लियर करेंगे। वो हमारे टॉपिक्स होंगे। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या था? Q = mv। ठीक है, आपने ये पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ क्या था? F = 1/4πε0K, Q1 Q2/r²। और आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ा था। ठीक है, तो इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? Q = mv। तो इस पर न्यूमेरिकल्स, किस तरीके का न्यूमेरिकल्स होता है। जैसे ये एक वस्तु, एक न्यूमेरिकल है। फॉर एग्जांपल, एक वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, मतलब एक वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है? देखिए, हमारा न्यूमेरिकल्स कह रहा है एक वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो n = कितना हो गया? 4000। तो क्या पूछा? उस वस्तु पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला आप यूज करोगे क्वांटीकरण वाला, Q = ne। तो Q = n की वैल्यू कितनी है? 4000। ठीक है, और देखिए E की वैल्यू कितनी होती? 1.6 × 10⁻⁻90। कितना हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻90। 1 2 3, एक पॉइंट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, एक जीरो के बाद, तो Q = कितना हो जाएगा? देखिए, यहाँ से 6.4 × 10⁻⁻123 -16 कूलॉम। उस वस्तु पर इतना चार्ज हो जाएगा, इतना आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा आवेश की प्रकृति बताइए। तो उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। देखिए, यहाँ से प्रकृति क्या होगी? क्योंकि उस वस्तु पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, अधिकता में है, ज़्यादा है। तो आपको बताया था पीछे कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो क्या हो जाएगा वस्तु की? बताओ, आवेश की प्रकृति कैसे हो जाएगी? ऋणावेश। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ ही ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी, तो वस्तु पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो ऋणावेश होगी। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसी बेस्ड होंगे। जैसे ये पूछा जा सकता है, अगर देखिए, एक कूलॉम आवेश में, एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होता है, अथवा एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिवन दैट Q = 1 कूलॉम, n = आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? Q = ne। ठीक है, तो हमको n निकालना है। n = क्या हो जाएगा? Q/e। Q की वैल्यू कितनी? 1/e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 पॉइंट हटाओगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 4 से 5, नीचे 8, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, फिर 2 बचा, 625 × 10⁻19 ऊपर जाएगा, या ये हो जाएगा n = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलॉम जो आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कूलॉम की डेफिनेशन बनती है। एक कूलॉम है आवेश होता है
एक कूलाम आवेश क्या होता है? एक कूलाम वह आवेश है जिसमें कि किसी चालक में 6.25 × 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। अगर किसी चालक से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित फ्लो हों, तो उस चालक में जो आवेश होगा, जो प्रवाहित आवेश होगा, वो कितना होगा? 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम की ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो ये आपने देखे इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इस पे आधारित होंगे, तो पेपर में आएंगे। उसमें आपको कभी कभी क्या पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे आवेश पूछा जाएगा, कभी कभी इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी जाएगी और प्रकृति पूछी जाएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है तो प्रकृति कैसी होगी? निगेटिव होगी चार्ज की, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो जो चार्ज की नेचर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी से। ठीक, इसके बाद ऐसे इस तरीके से आपसे जैसे ये पूछ दिया जाए कि 8O16 नाभिक, ये किसका नाभिक है? ऑक्सीजन का नाभिक पर 8O16 नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। तो आप इसको यहाँ से लगा लें। देखिए इस नाभिक में ये 8 क्या है? क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन संख्या क्या होगी? नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। यहाँ प्रोटॉन संख्या n बराबर कितनी हो गई? 8। तो इस पर आवेश के लिए आप फार्मूला लगा दोगे Q = N। ठीक है, जब आप ये फार्मूला लगा दोगे तो इस पर क्या आ जाएगा? आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और भी चलिए देखिए अगले क्वेश्चन हम लोग अगले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो ये नंबरिंग करते आते हैं। यहाँ तक क्या आपने न्यूमेरिकल्स अभी तक सॉल्व हो गए थे। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से नंबरिंग भी करते जाते हैं जिससे आपको सुविधा हो, बोर्ड पे वो आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथिन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के ऋणावेश से आवेशित पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। एक तो स्थानांतरण बताना है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस पदार्थ से किस में हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात पूछ रहा है क्या ऊन से पॉलीथिन में संयंत्र का स्थानांतरण भी होगा। ये न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है कि ऊन को किससे रगड़ा? ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा, जिससे क्या हुआ कि जो पॉलीथीन था वो ऋण आवेश से आवेशित हो गया, पॉलीथीन का टुकड़ा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर, इसका मतलब कि पॉलीथिन पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ऊन से किस पर हुआ? पॉलीथिन पर हुआ। ठीक है, और जो पॉलीथिन का टुकड़ा है इस पर आवेश सवाल कह रहा कितना आ गया? Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कितना आ गया? 3 × 10⁻⁷। ठीक है, इतना आवेश आ गया। अब हमें ये पता करना है कि ऊन से पॉलीथिन पर कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सूत्र कौन सा यूज करेंगे? Q = N, ये वाला सूत्र, आवेश के क्वांटिटी का वाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप n बराबर कितना हो गया? Q/E इक्वल, देखिए यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁷ E कितना होता है? E की वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर सबसे न्यूनतम चार्ज होता है, उसे E से डिनोट करते हैं, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और एक बार काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। तो n इक्वल कितना आ गया? 15/8 इंटू ये पावर ऊपर ले जाओगे तो 19 जो घात और प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 19 में से 7 घटेंगे तो कितने बचे? बताइए, 12 किसके? प्लस के। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 एक बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 7 बचा, फिर 8 बार जाएगा, फिर कितने बचे? 6, फिर कितने बार चला जाएगा? 7 बार, फिर 5 बार इंटू 10⁻12। इसका मतलब ऊन से पॉलीथिन पर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। एक बात ये इसमें एक पार्ट ये पूछा गया था, इसी क्वेश्चन में बी पार्ट ये पूछा गया है कि क्या संहत मीन्स द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान का भी इसमें स्थानांतरण हुआ। देखिए ऊन से पॉलीथिन पर कुछ टुकड़े
सॉरी ऊन से पॉलीथिन पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब इससे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो द्रव्यमान है वो इतना द्रव्यमान भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो जाएगा। तो स्थानांतरित द्रव्यमान कैसे निकालो, m बराबर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 1.875 × 10⁻12, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करके, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1.9 × 10⁻⁻1.9 × 10⁻18 किलोग्राम, ठीक है। इतने द्रव्यमान का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब इतने द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल, ये आपका 1, ठीक है, देखिए आपने। इसके बाद आप देखिए हम एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोर्ड पे भी जब जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। अगला हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जल में धन वर्णावेश की मात्रा बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल का आयतन दिया है कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतने जल के इतने आयतन में जो है धनावेश और ऋणावेश ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जल का आपको क्या दिया, आयतन दिया है, इसलिए घन जल का ये क्या दिया, आयतन। तो इस जल का द्रव्यमान कितना हो गया, m इक्वल क्या होता है v × ρ। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन यहाँ देखिए कितना था 250, और जल का घनत्व कितना होता है, इस सीजीएस सिस्टम में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब जल का ये द्रव्यमान वो कितना आ गया 250 ग्राम आ गया, ठीक है। अब आप जानते हो जल H2O, इसका अणुभार कितना होता है, बताइए। जल का अणुभार कितना होता है 18, ठीक है। अब देखिए अगर हम जल का 18 ग्राम लेते हैं, जैसे 18 ग्राम अगर जल लेंगे, 18 ग्राम हम क्या, आप जल का आप 1 मोल लो तो आप जल का कितना लेंगे 18 ग्राम लेंगे, ठीक है। तो 18 ग्राम यहाँ देखिए 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी बताइए। 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अवागाद्रो संख्या के बराबर, ठीक है। किसी भी पदार्थ का अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसमें उसके अणुओं परमाणु की संख्या अवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो कितना होता है 6.022 × 10⁻23। अगर हम जल का 18 ग्राम लेंगे तो उसमें इतने अणु होंगे, ठीक है। 18 ग्राम अगर जल लेंगे तो उसमें इतने अणु होंगे। अगर हम जल का 1 ग्राम लेंगे तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6.022 × 10⁻23/15, ठीक है। हमारे पास कितना जल है 250 ग्राम। अगर हम जल लेंगे तो उसमें अणु संख्या कितनी है 6.022 × 10⁻23/18 इंटू कितना कर देंगे इंटू 250, ठीक है। इतनी अणुओं की संख्या हो गई हमारे पास। जल अगर हम 18 ग्राम अगर 250 ग्राम जल लेंगे तो उसमें इतने अणुओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि जल होता है H2। जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु से बनता है, से मिलकर बना होता है, और ऑक्सीजन का उसमें 1 परमाणु होता है, ठीक। अब आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 1 परमाणु में, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन का जो परमाणु हुआ उसके नाभिक में 1 प्रोटॉन, तो 2 के में कितने हो गए 2 प्रोटॉन। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु में
परमाणु वाला नाभिक होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अगर जल का एक अणु लेंगे तो जल के एक अणु में प्रोटॉन कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 प्रोटॉन हो गए। जल के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी है? जल के एक अणु में 10। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ से जो 250 ग्राम हमने 250 ग्राम जल लिया था उसमें इतने अणु हमको प्राप्त हुए, इतने अणु हैं। ठीक है, एक अणु में 10 प्रोटॉन है, इतने अणु में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? देखिए तो कुल प्रोटॉनों की संख्या देखिए आप यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10 का स्मॉल मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग n से डिनोट कर देते हैं। n इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10। इतने कुल प्रोटॉन हो गए। अगर आप हम लोग जल कितना लेंगे? 250 ग्राम। तो इसलिए आवेश धनावेश जो होगा प्रोटॉन का होगा। आवेश Q बराबर क्या सूत्र आएंगे? n। ठीक है, n का मान कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू यहाँ से 24 कर देते हैं, 10 है, और इंटू 250 अपॉन 18 इंटू ई की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इतना धनावेश हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7। इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो Q बराबर इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.34 इंटू 10⁻7, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, ये तो आ गया इतना धनावेश। अब बात आ रहा है, ठीक है, देखिए इतना तो धनावेश हो गया। अब वो पूछ रहा है कि ऋणावेश भी बताइए। तो अगर हम 250 ग्राम जल लेंगे, उस 250 ग्राम जल में कितने अणु आए थे? 250 ग्राम जल में आपके इतने अणु आए थे। ठीक है, अब देखिए जो जल का एक अणु होता है उसमें प्रोटॉन कितने हुए थे? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन भी 10 हो गए। कैसे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए? जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से 10 आपके क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन भी 10 ही हो गए। जब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए तो इसी प्रकार ऋणावेश कितना हो जाएगा? इसी प्रकार जितने प्रोटॉन थे 10 प्रोटॉन थे, तो इसी प्रकार ऋणावेश भी इतना ही हो जाएगा। ऋणावेश Q बराबर कितना हो जाएगा? 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉनों के कारण इतना ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ रहा हूँ। दो बिंदु आवेशों को बोर्ड पर, आपको हर क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई देगा। इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए सुनिए। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कूलाम के नियम पर आधारित है कि ये क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेशों को अगर वायु में रखते हैं तो उनके बीच अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हों, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, r दूरी पर वायु में रखे हों, तो उनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल है वो कितना होता है? 1/4 ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब इनको हवा में रखते हैं तो उन पर कितना बल लग रहा है? 80। कितना बल लग रहा है? 80 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 80
बराबर कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी हो, सेकंड कंडीशन क्या है कि जब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर, जब इन्हीं आवेशों को इतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख देते हैं, तब देखिए कितना उनके बीच बल लगेगा। यहाँ से F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तब अगर किसी माध्यम में रख दो तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस माध्यम का परावैद्युतांक बताइए, जबकि बल कितना लग रहा है था 8 न्यूटन का। 8 इक्वल कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड होगा। इसी समीकरण को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 फर्स्ट। इस समीकरण 2 को 1 से भाग लगा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8/80। इधर देखिए ये सब कट जाएगा, इधर क्या बचेगा बताइए, इधर बचेगा 1/K। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो K इक्वल कितना आ जाएगा 10। तो उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ठीक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश हमारे पास हैं जो एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं 2 न्यूटन का। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर बल कितना हो जाता है 18 न्यूटन हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूमेरिकल है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो प्रत्येक आवेश का परिमाण Q1 इक्वल Q2 और प्लस माइनस Q, प्लस का भी Q या माइनस का भी Q। ठीक है, और उनके बीच की प्रारंभिक दूरी R है। ठीक है, कितनी दूरी है R, प्रारंभ में उनके बीच की दूरी R है। अब देखिए कूलाम के नियम से F इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभ में जब उनको हवा में रखते हैं तो उनके बीच कितना बल लग रहा है देखिए, तो उनके बीच 2 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है 2 न्यूटन का। तो यहाँ पे 2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मान Q है तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन फ्रॉम सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन ये है कि अगर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दें तो बल कितना हो जाता है 18 न्यूटन। अब बल कितना हो जाता है सेकंड कंडीशन में 18 न्यूटन हो जाता है। कब हो जाता है बताइए जरा, बताओ कब हो जाता है, जब उनके बीच की दूरी जो है वो 18 मीटर, पहले दूरी 8 थी अब 18 मीटर क्या कर दिया कम कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या कर दी 18, सॉरी उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम की, सॉरी कितनी कम की 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अगर उनके बीच की दूरी जो पहले जितनी थी उसमें से 0.5 मीटर कम कर दी तो बल कितना आ गया 18 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, किसी एक इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 18/2, ये सब कट जाएगा आपका। ये देखिए ये डिवाइड किया तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ भी देखिए Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया, ऊपर ये कितना आ गया 9 और इधर कितना आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं यहाँ से। जब वर्गमूल लोगे आप तो क्या आ जाएगा, +-3 इक्वल कितना आ जाएगा, r/r - 0.5। ठीक है, अब यहाँ से कोई सा चिन्ह लो, चलो प्लस चिन्ह लेंगे सब। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए इसके बाद क्रॉस करेंगे, r इक्वल 3 का इसमें वो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 3r - 1.5। ठीक है, ये r वाली टर्म एक तरफ कर लो, तो जब r वाला पद इधर लाओगे r - 3r इक्वल -1.5। यहाँ से बचा -2r इक्वल -1.5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रिलेक्ट हो जाएगा। r इक्वल कितना हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड करोगे 0.75 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच में जो प्रारंभ में दूरी थी वो कितनी थी, 0.75 न्यूटन। एक तो ये उसने पूछा था, और आपसे क्या पूछा था, और आपसे पूछा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण भी बताइए। तो आवेश का परिमाण निकालने के लिए ये जो r की वैल्यू आई है वो किसी एक समीकरण में रख देंगे, आवेश का क्या आ जाएगा, आवेश का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग निकालेंगे, r का मान किसी एक दूसरे समीकरण रख करके आवेश का मान निकल आएगा। ठीक है, समझ गए। कुछ आप लोग भी काम करें, होमवर्क भी करें घर पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे और बोर्ड पे भी देखेंगे, बोर्ड पे भी आएगा। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यह दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं, दो धनावेश हैं। वो धनावेश हम मान लेते हैं, हमारे पास जो धनावेश है वो क्या है, Q1 व Q2। माना आवेश क्या है, Q1 व Q2। ठीक है, ये दो आवेश हमारे पास है और 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, जब इन आवेशों को 0.1 मीटर की दूरी पर रखोगे तो प्रतिकर्षण बल कितना लगा, 18 न्यूटन। ठीक, कूलाम का नियम लगाते हैं, देखिए यहाँ से कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम लगाएंगे, F इक्वल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 18, और इसका मान कितना होता है आप लोग जानते हो, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू कितनी, 0.1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट इट, देन Q1 इंटू Q2 इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 18, ये ऊपर जाएगा, 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 9 इंटू 10⁹ ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा ये। और देखिए Q1 इंटू Q2 इक्वल, जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁹ तो Q1 इंटू Q2 इक्वल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये कूलम स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। कितना है, 9 माइक्रोकूलम। आगे Q1 प्लस Q2 इक्वल 9 माइक्रोकूलम, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इक्वेशन ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम दोनों आवेशों के मान ज्ञात कर सकते हैं, दोनों आवेशों के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 2 को सॉल्व आप लोग कर लेंगे। देखिए चलिए एक V है, ऐसे सॉल्व करोगे
हम जानते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसी फार्मूले से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इक्वल q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 q2। ठीक है, q1 प्लस q2 की वैल्यू यहाँ देखिए आप कितनी है, 9 इंटू 10 टू रेज माइनस 6 माइनस 4 इंटू q1 इंटू देखिए q1 इंटू q2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू रेज माइनस 11, इसका होल वर्ग होगा। तो देखिए इसको खोलिए, कितना आ जाएगा, 81 इंटू 10 टू रेज माइनस 12 माइनस 8 इंटू 10 टू रेज माइनस 11। इसकी पावर इक्वल कर लो तो 80 इंटू 10 टू रेज माइनस 12 माइनस 81 इंटू 10 टू माइनस 12 माइनस 80 इंटू 10 टू रेज माइनस 12। तो ये कितना आ गया, q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 1 इंटू 10 टू रेज माइनस 12 या q1 माइनस q2 इक्वल प्लस माइनस 1 इंटू 10 टू रेज माइनस 6 कूलम। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए यहाँ से तो बहुत सिंपल हो गया। अब हम समीकरण 1 और 3, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, q1 q2 वैल्यू आ जाएगी, चाहे उसको पॉजिटिव ले लेना चाहे निगेटिव लेना। ठीक है, सर आप भी कुछ सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ आपके न्यूमेरिकल्स हों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा आंसर आपका। है नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 6 क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, मीन्स उनका द्रव्यमान आकार एक जैसा है, जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजाती, परिमाण अलग अलग लेकिन उनका चिन्ह वही की जैसा है, आवेश है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश वाली दो गोलियां हैं, तो उन गोलियों पर हम आवेश मान लेते हैं। कितना आवेश है, q1 और q2, ये आवेश है और प्रारंभ है। तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर गोलियां रखी जाती हैं, वो गोलियां 0.1 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं। 0.1 मीटर की दूरी पर जब रखी जाती है तो उनके वेट 0.108 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, 0.108 न्यूटन का प्रतिकर्षण। ठीक है, देखिए कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से जब यहाँ पे कूलाम से लॉ लगाएंगे तो F इक्वल कितना है, 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है, 0.108, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/4 की 9 इंटू 10 टू रेज 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। इसको भी क्रॉस करेंगे तो Q1 इंटू Q2 बराबर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 0.108 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू रेज 9 से डिवाइड करोगे कितना है, 0.012। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0.012 इंटू 0.25 इंटू 10 टू रेज 9,
ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो Q1 Q2 का मान कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻12। ठीक है, ये Q1 × Q2 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, समझ बात आ गई। इसके बाद क्या किया गया, देखिए आगे से फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ का कितना होगा। आगे ये कह रहा है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखिए, जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दोगे तो क्या होगा, आवेश प्रवाहित होने लगेगा। कहाँ से किधर प्रवाहित होगा, जिस गोले का विभव उच्च होगा, क्योंकि यहाँ दोनों गोले एक ही जैसे हैं तो दोनों का वोल्टेज एक ही जैसा हो जाएगा। तो इस प्रत्येक, इसका मतलब दोनों का जो वोल्टेज है, दोनों का विभव एक जैसा होगा। तो स्पर्श कराने के बाद उन पर आवेश अगर कितना हो जाए, स्पर्श कराने के बाद आवेश, बाद प्रत्येक पर आवेश, अब यहाँ पर प्रत्येक पर आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q डैश बराबर Q1 + Q2/2। ठीक है, दोनों को जोड़कर, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर होगा, एक ही जैसा विभव बराबर, इसलिए आवेश बराबर होगा, तो दोनों आवेश जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, अब उनको ये कह रहा है कि स्पर्श कराने के बाद पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। तब अब कितना बल लगने लगता है, जब पुनः इतनी दूरी पर रखेंगे, देखिए इनके बीच बल, पुनः इतनी दूरी पर रखने पर बल कितना आ जाए, F = 1/4π ε0 × Q डैश स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे चार्ज कितना आ जाए और दूरी वही है पहले जैसी, तो r² दूरी वही रहेगी। अब बल कितना लगने लगता है, क्वेश्चन कह रहा है कि उनके बीच जब ऐसा करते हैं वह 0.44 न्यूटन का लगता है। कितना, 0.142 न्यूटन। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 + Q2/2 का होल स्क्वायर अपॉन r। देखिए दूरी कितनी है, 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, Q1 + Q2 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो ये इधर भेज दो, तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं Q1 + Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर करो 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹। ठीक है, ये 4 उधर भेज दो, तो Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 0.144 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। ठीक है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻12 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा आपका Q1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 + Q2 का, ये देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16 × 10⁻12, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो Q1 + Q2 इक्वल ±4 × 10⁻6। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Q1 और Q2 के जो मान हैं वो निकालने हैं। तो जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ से Q1 - Q2 इक्वल Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 लगा करके Q1 - Q2 के रूप में एक इक्वेशन बन जाएगा। दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका Q1 और Q2 आवेश है उनके परिमाण पता चल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो समय की है वो बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले
10-10 ग्राम के तांबे के 2 गोले हैं, ठीक है, कितने हैं? 10-10 ग्राम के। पूरा क्वेश्चन देखिए, 10-10 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक 10⁶ तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। अवागाद्रो संख्या इक्वल 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। तांबे का परमाणु भार 63.5 ग्राम प्रति मोल। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब दिया हुआ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, क्या कह रहा सवाल? देखिए सवाल देखिए, 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले हवा में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और प्रत्येक एक तांबे के परमाणु से 10⁶ तांबे के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन 10⁶ परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। वैसा देखते हैं, हमारे पास 10 ग्राम तांबा है, तो 10 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो देखिए तांबे का परमाणु भार कितना होता है? तांबे का परमाणु भार होता है 63.5, ये तांबे का परमाणु भार होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 63.5 ग्राम तांबा लेंगे, 63.5 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या बराबर, देखिए किसी का भार के बराबर अगर उसका द्रव्यमान ग्राम में लेते हो तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अवागाद्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10⁻23, ठीक है। इतने आपके क्या हो जाएंगे, इतने परमाणु हो गए अगर 63.5 ग्राम होंगे। अगर हम 1 ग्राम तांबा लेते हैं तो परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 हो जाएगी। हमने कितना लिया है? 10 ग्राम तांबा लिया है। 10 ग्राम तांबे परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 63.5, ठीक है। 10 ग्राम में कितनी हो जाएगी? 6.022 × 10⁻23 अपॉन 63.5 × 10। इतनी 10 ग्राम में इतने परमाणु हो गए, ठीक है, 10 ग्राम में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10⁶ परमाणुओं में से कहीं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इससे देखिए यहाँ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। कितनी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी बताइए? इस बताओ 6.022 × 10⁻23 × 10 अपॉन 63.5 × 10⁻6, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁶ परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो 10 ग्राम में कुल इतने परमाणु हो गए थे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस गोले से जाएंगे, ठीक है, उस पर ये गोला है आपका, ये इतने ग्राम द्रव्यमान के तांबे जो गोले, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस पर जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अतः इसलिए गोलों पर आवेश की मात्रा, ये कितना हो जाएगा? गोलों का आवेश प्लस माइनस दोनों चार्ज रहेंगे, आपको लगाए प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो प्लस माइनस एन मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थानांतरित हुए वो कितनी थी? 6.022 × 10⁻23 × 10 अपॉन 63.5 × 10⁻6 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो गई? 1.6 × 10⁻90, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट जब करेंगे
देखिए आ जाए 1.517 इंटू 10 टू रेज -2 1.517, यह आ जाएगा आपका 1.517 इंटू 10 टू रेज -2 कूलम। इतना कूलम जो आवेश है वो दोनों गोलों पर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, सॉल्व भी यहाँ करेंगे तो बहुत टाइम होगा, अब यहाँ थोड़ी वीडियो में लिमिटेशन है तो समय बहुत लगेगा, इसलिए आपका वर्क नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों गोलों पर एक पर प्लस इतना चार्ज, एक पर माइनस इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तो हमने चार्ज पता कर लिया, आगे ये कह रहा है अब इन गोलों को क्या किया जाता है, धातु के जो गोले थे उनको एक दूसरे से वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर रखा गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, जब इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तब उनके बीच लगने वाला कूलम है। आगे आगे आर इक्वल कितना है, 10 सेंटीमीटर इक्वल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू रेज -2 मीटर, 10 टू रेज -1 मीटर। ठीक है, ये आर का मान आ गया। तो कूलम बल F निकालना, फार्मूला यूज करो, F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 टू रेज 9 इंटू दोनों आवेशों की वैल्यू जो परिमाण है आवेश का, क्योंकि चिन्ह विपरीत है इसका मतलब बड़ा आकर्षण का हुआ, ये परिमाण कितना है 1.517 इंटू 10 टू रेज -2 इंटू 1.517 इंटू 10 टू रेज -2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 10 टू रेज -1 का होल स्क्वायर। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है 2.017 आ जाएगा, 2.017 इंटू 10 टू रेज 8 न्यूटन आ जाएगा, 10 टू रेज 8 न्यूटन। ठीक है, ये आपका इस तरीके से न्यूमेरिकल हो गया। ठीक, इस तरीके से कूलम के नियम पर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका कूलम स्लो चल रहा है, कूलम के लिए पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यह है कि दो बिंदु आवेश +4q तथा +q परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक तीसरे आवेश q डैश को दोनों आवेशों को मिलाने रेखा पर कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। इस दशा में q डैश का मान तथा चिन्ह क्या होंगे, संतुलन कैसा होगा। ठीक है, अब यार हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है कि हमारे पास दो आवेश हैं। दो आवेश क्या है, +4q और +q r दूरी पर रखे हुए हैं। एक आवेश ये है हमारे पास, दो आवेश है +4q एंड +q। ठीक, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, समझ रहे, r दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे आवेश q डैश को दोनों आवेशों को मिलाने रेखा पर कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, तो हम ये मान ले रहे हैं इस एक आवेश q डैश को पहले आवेश से x दूरी पर कोई पॉइंट P है वहाँ पर रख दें, तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी r - x। ठीक है, इससे ये कह रहा है कि इससे निकाय कैसा है, संतुलन में रहे। यहाँ पर जो है वो q डैश चार्ज रखेंगे। ठीक है, q डैश आवेश रखेंगे। ठीक है, समझ लें, ये हमारे पास दो आवेश +4q और q हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच में कहीं पर एक आवेश q डैश कहाँ रख दिया जाए जिससे पूरा निकाय कैसा है, संतुलन में। देखिए ये आवेश हमने यहाँ पर रखा, तो ये 4q आवेश इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा अभी फिलहाल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ चार्ज का कोई हमें चिन्ह तो होता ही नहीं है। तो इसलिए इस पर ये आवेश इस पर एक जो बल लगाएगा
प्रतिकर्षण उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर को होगी F1 1, ठीक है। इस तरीके से ये वाला इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण और उसकी डायरेक्शन इधर होगी F2 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस आवेश के 4q आवेश का q डैश पर 4q आवेश के कारण आवेश q डैश पर बल, ठीक है। तो q डैश पर बल कूलाम के नियम से देखते हैं कितना बल लगेगा, F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, तो q1 का मान है 4q और q2 का q डैश अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, दोनों आवेशों को उन्होंने रेखा कंडिस इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार आप देखिए कि प्लस q आवेश के कारण प्लस q आवेश के कारण, अब प्लस q आवेश के कारण देखेंगे तो इस पर कितना बल लगेगा, F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 q इंटू q डैश अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है निकाय संतुलन में रहे, तो संतुलन के लिए क्या हुआ, संतुलन के लिए संतुलन का यह इस पर इस आवेश पर जो बल लग रहे हैं वो बल का परिमाण और दिशाएं परस्पर विपरीत हों तो ये संतुलन बना रहेगा, ठीक है। तो संतुलन के लिए क्या होगा, F1 वेक्टर इक्वल F2 वेक्टर, ठीक है। दोनों आवेश हैं उनका परिमाण तो बराबर होना चाहिए बट दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। F1 वेक्टर इक्वल F2 वेक्टर, अब वेक्टर का साइन हटाओगे तो F1 बराबर F2 आएगा। F1 देखिए, F1 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q इंटू q डैश अपॉन x स्क्वायर इक्वल F2 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डैश अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। ये इससे टर्म कट जाएगा, 4q q से q कट जाएगा, ठीक है, और q डैश से q डैश कट जाएगा। आपका यानी क्या बचा, 4/x स्क्वायर इक्वल यहाँ से क्या बचेगा, 1/r माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर में जाएंगे दोनों तरफ लेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह आएगा, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/x इक्वल 1/r माइनस x, ठीक है। इसका हम क्रॉस करेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा, क्रॉस करोगे तो 2r माइनस 2x इक्वल x, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा टर्म 2r इक्वल हो जाएगा 3x, x इक्वल कितना आ जाएगा 2/3r। इसका मतलब ये होगा कि पहले आवेश से अगर हम लोग 2/3 दूरी पर, पहले आवेश से 2/3 दूरी पर अगर q डैश आवेश रखते हैं तो निकाय कैसा रहेगा, तो निकाय संतुलन में होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी उसने आगे पूछा है कि कहाँ रखें कि संपूर्ण निकाय संतुलन में हो, तो ये आ गया आपका x इक्वल 2r/3। इसके बाद वो ये पूछ रहा है इस दशा में q डैश का मान तथा चिन्ह क्या होंगे। अब ये जो आवेश है, इस आवेश q डैश की वैल्यू और चिन्ह हमको बताना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये आ जाइए कि निकाय के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, इस निकाय में जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिमाण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए निकाय के संतुलन के लिए, निकाय के संतुलन के लिए 4q आवेश इस पर बल लगाएगा, 4q आवेश q आवेश पर बल लगाएगा वो कितना होगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q इंटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस ये देख q डैश आवेश इस पर बल लगा रहा है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, ये यहाँ पर जो बल लग रहे हैं वो सभी बलों का परिणामी वो 0 होगा, तब ये संतुलन में होगा। ठीक है, यहाँ से बट आप देख रहे हैं कि x इक्वल कितना था 2/3r, तो पुट कर देंगे और इसको इस पद को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश इंटू क्यू अपॉन देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आर माइनस 2/3 आर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कट गई, इसकी वैल्यू ये मान कट गया और देखिए एक क्यू से एक क्यू कट गया। ठीक है, इधर कितना बचा, इधर बचा 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल इधर क्या होता है क्यू डैश अपॉन, तो माइनस जाएगा माइनस क्यू डैश अपॉन, यहाँ देखिए आप कैलकुलेट कीजिए 3r में से 2r घटेगा तो क्या बचेगा r/3, इतना यहाँ बचेगा। ठीक है, तो 4q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल जब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा -9q डैश अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो q डैश इक्वल कितना आ जाएगा -4/9q। ठीक है, ये जो q डैश आवेश है उसका मान कितना होगा -4/9q, चिन्ह से ये इसका मान। ठीक है, इस सवाल को आप अच्छे से समझेंगे, इस तरीके और भी बहुत क्वेश्चन है आपके आते हैं, जरूर इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, तो आवेश का ये मान। अब उसने कहा कि संतुलन की जांच कीजिए कि ये हमारा संतुलन है वो कैसा है, स्थायी है या स्थायी है। देखिए एक बार और ये फिगर देखते हैं कि यहाँ पर आवेश कितना था 4q था और यहाँ पर आवेश कितना था +q था, जो q डैश आवेश आया है वो माइनस का आया। ठीक है, -4/9q। ठीक है, और ये डिस्टेंस वगैरह दो इस अब क्या हुआ, इस आवेश और इस आवेश के बीच क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगेगा और उस आकर्षण की डायरेक्शन किधर होगी, यानी अब जो है F1 बल है वो इधर को लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला आवेश इस आवेश के बीच भी क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन किधर को हो जाएगी, इधर को हो जाएगी F2। ठीक है, अब आप देखिए इस आवेश को यहाँ से पहले से डिस्टेंस कितनी थी x थी और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी r-x। ठीक, अब आप देखिए कि अगर हम इस आवेश को इधर बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस का मान कम होगा, जब डिस्टेंस का मान कम होगा तो जो बल F1 है उसका मान क्या हो जाएगा, F1 का मान पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, F1 का मान बढ़ेगा और F2 का मान क्या हुआ, घटेगा है। तो परिणामी किधर को कार्य करेगा, परिणामी बल जो है वो इधर को लेफ्ट साइड में दाईं तरफ का जो परिणामी बल है वो किधर को कार्य करेगा, बाईं तरफ कार्य करेगा, लेफ्ट साइड में। एक बार समझ लीजिए, इस आवेश को अगर हम यहाँ से बाईं तरफ विस्थापित करते, लेफ्ट साइड विस्थापित करते हैं तो x की वैल्यू घटेगी, इसलिए बल F1 का मान बढ़ेगा और ये वाली दूरी बढ़ेगी तो इस वाले बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस पर एक परिणामी बल इधर को कार्य करेगा, परिणामी बल कितना होगा, F1 - F2, वो इधर को कार्य करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगर हम इस आवेश को यहाँ से जरा भी इधर कर देंगे तो इस पर इधर को परिणामी बल लगने लगे इधर को, उस परिणामी बल की वजह से ये आवेश इधर को मूव करेगा, इधर को मूव करे लेफ्ट साइड में, जब इधर को मूव करेगा तो ये जो संतुलन होगा, ये जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा, तो ये वाला चार्ज इधर को मूव करेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक आवेश Q को दो बराबर भागों में किस प्रकार विभाजित करें
कि उन्हें निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों भाग बिंदु आवेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक आवेश क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कि हमारे पास आवेश क्यू है। इस आवेश क्यू को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें। मान लीजिए इस आवेश को हमने दो भागों में विभाजित किया। एक आवेश हमारे पास क्यू, एक आवेश हमारा क्यू है और दूसरा क्या हो गया क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि इस आवेश क्यू को किस प्रकार विभाजित करो कि उन्हें एक निश्चित दूरी पर रखने पर इनके बीच अधिकतम बल लगे। ठीक है, तो देखिए इनको हमने मान लिया ये आवेश जो क्यू था इसके दो भाग हुए, क्यू और एक दूसरा क्यू माइनस क्यू, और इनको हमने एक निश्चित दूरी आर पर रखा। इनके बीच कूलाम बल कितना लगेगा। देखिए यहाँ से कूलाम बल F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान है Q और Q2 का मान है Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कह रहा है इस प्रकार रखो तो उनके बीच अधिकतम बल लगेगा। फार्मूले देखिए, बल अधिकतम करने के लिए दूरी का मान यहाँ न्यूनतम होना चाहिए, या बल अधिकतम के लिए ये Q और Q माइनस Q का मल्टीप्लाई हो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए फॉर F मैक्सिमम क्या होना चाहिए। F मैक्सिमम के लिए Q इंटू Q माइनस Q विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम या और देखिए अब इसका हम अगर अवकलन करें विद रिस्पेक्ट टू Q डी अपॉन डी Q माइनस Q इक्वल ये 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसका आप अवकलन करो तो फार्मूले से डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज सच, इसको ऐसा लिखते हैं, और दूसरे का अवकलन दूसरे पद का एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। गणित में पढ़ेंगे तो इस पद को ऐसा ही लिखेंगे, दूसरे पद का अवकलन करेंगे। लेकिन इसका अवकलन करोगे इसका Q माइनस Q, जब आप Q माइनस Q का Q के सापेक्ष करोगे, देखिए इस Q का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस Q का क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस। इसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाइए डिफरेंशियल। अब ये सेकंड पद का करोगे, इसका इसके सापेक्ष क्या हो गया 1 हो गया, और ये वाला पद ऐसे लिख देंगे इक्वल 0। ठीक है, और आप यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया -Q प्लस Q माइनस Q इक्वल 0। ठीक है, अब ये कितने हो गए -2Q प्लस Q इक्वल 0, तो -2Q इक्वल Q, या जो हमें कौन सा आवेश डिवाइड करना था Q, यहाँ पे इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो Q इक्वल Q बाई 2, यानी जो हमारा आवेश है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ जो हमने डिवाइड किया था Q इक्वल, वो यहाँ से Q, या ये हमने क्या किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया Q इक्वल Q बाई 2, यानी ये जो आवेश है Q, इसको अगर हम दो बराबर भागों में बांट देंगे तब उनके बीच जो है अधिकतम बल लगेगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि Q1 इक्वल 1 माइक्रो कूलम के कारण Q2 इक्वल 2 माइक्रो कूलम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले सवाल में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उस सवाल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि दो आवेश, एक तो Q1 इक्वल 1 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और जो R1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर R1 इक्वल 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, R2 वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो आपको क्या याद करना था
Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम के कारण Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा फिगर और देखते हैं कि हमारे ये मूवमेंट है, हमारे पास 2 आवेश 2 चार्ज है। एक चार्ज ये Q1 है जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और दूसरा चार्ज क्या है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2 वेक्टर। ठीक है, ये आपका R वेक्टर हो गया, दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि Q2 पर लगने वाले Q1 के कारण Q2 पर बल। ठीक है, किसके कारण, देखिए सवाल में क्या है, Q1 बराबर ना Q2 पर, Q1 के कारण Q2 पर बल। तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो है आवेश Q1 के कारण जो पहले होता है उस पर बल होता है, यानी आवेश 2 पर बल है और बाद उसके कारण है। ठीक है, तो क्या करोगे, आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर बल। ठीक है, इस आधार पर वेक्टर फॉर्म में हम कूलॉम का नियम लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन, देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर R12 वेक्टर अपॉन क्या हो गया R12 Q। ठीक है, ये बताया था वेक्टर में लिखने के लिए। ये क्या बता रहा है कि आवेश 1 के कारण 2 पर बल है, उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। ठीक है, ये इधर को डायरेक्शन होगी, ये इतना बल लगेगा F21 का मतलब 1 के कारण 2 पर बल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं आप जो R12 वेक्टर है वो कैसे आप निकालेंगे। R12 इस डायरेक्शन में वेक्टर योग के नियम से निकालेंगे। देखिए ये था R12 वेक्टर, ठीक है, ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। तो हम यहाँ पर वेक्टर का त्रिभुज, जो वेक्टर का त्रिभुज नियम है वो लगाएंगे। इसमें देखिए क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली अगर हम यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, तो ये दोनों भुजा एक ही डायरेक्शन में है और ये वाली अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर योग यहाँ से ये हो जाएगा R12 वेक्टर को जब निकालेंगे तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 का मान कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये जो कितना बचेगा i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये आ गया R12 वेक्टर, इधर को आ गया। इसका परिमाण कितना हो जाएगा, परिमाण की जरूरत है यहाँ पे, इक्वल अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग इक्वल ये कितना आ जाए अंडर रूट 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, इसलिए F12 इक्वल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द 9 इंटू Q1 का मान कितना 1 इंटू 10 टू द -6 माइक्रो है, हमारे 6 हो जाएगा। Q2 का 2 इंटू 10 टू द -6। ठीक है, और R12 देखिए यहाँ से आ जाएगा, नीचे से बात करता निकलेगा। ये है R12, इसकी वैल्यू कितनी आई √3 का होल क्यूब। ठीक है, और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, ये आई है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 18 इंटू पावर कितनी हो गई, पावर हो गई -3। 12 में से 9 जाएंगे कितने 3। अब नीचे कितना हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 i प्लस j प्लस k। ठीक है, इसको और ऐसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 6 इंटू 3। इसको ऐसे किया, यहाँ पे ऐसा करो, इस से काट दो तो 6 आ गया। ठीक है, अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 10 टू -3
आई प्लस जे प्लस के, और नीचे आपका कितना आ गया, √3 से √3 कैंसिल आ गया, तो कितना आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल, ये कितना आ जाएगा 2√3 इंटू 10 टू -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और न्यूटन। ठीक है, ये इसका आ गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से न्यूटन, इस तरीके से जो कूलाम का नियम उस पर आधारित है, हमने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स विभिन्न मेथड में देखे, और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उनको आप करेंगे बुक से, या मैं उनकी PDF आपके पास भेज दूँगा, तो इस आप अच्छे से कूलाम के नियम पर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, ओके।